बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का आगाज़ हम चैप्टर नंबर 14 11th क्लास का चैप्टर नंबर 14 या यूनिट नंबर 14 जिसका नाम है वेक्टर इन स्पेस, एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो a माइनस बी मैग्नीट्यूड के, तो आपने साबित करना है कि a इज़ परपेंडिकुलर टू b। याद रखें कि जब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट की थी तो उसमें हमने प्रूफ किया था कि अगर a डॉट b ज़ीरो के बराबर होगा तो फिर a जो है ये परपेंडिकुलर होगा b के। ये परपेंडिकुलर की निशानी है। तो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, ये साबित करने के लिए कि a परपेंडिकुलर है b के, मुझे साबित करना पड़ेगा कि दोनों वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है। तो आइए कोशिश करते हैं कि हम प्रूफ कर दें कि इसकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर है। उसके लिए हम देखते हैं गिवन क्या है। हमें गिवन है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये देखें वेक्टर के लिए नीचे निशानी लगाना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे लिख लें या बार बार मैं बता रहा हूँ ऐसे लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज़ इक्वल टू, मैंने वेक्टर के लिए यहाँ पे नीचे निशानी लगा रहा हूँ, ये देखें। लेकिन अगर आप वेक्टर के नीचे वेक्टर का निशान या वेक्टर के ऊपर वेक्टर का निशान नहीं लगाएंगे तो एग्जामिनर आपका पूरा क्वेश्चन भी गलत कर सकता है। अब ये देखिए, चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो फिर इनका स्क्वायर लेने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर ले लिया तो ये बन गया a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आप ये कहेंगे कि सर हमें इसका स्क्वायर लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई? उसका जवाब ये है कि a मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है उसकी जगह पे लिखा जा सकता है। ये देखें, अगर a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी कौन सी है? a मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a डॉट a की शक्ल में। तो अगर ये सिंपल, अगर स्क्वायर ना होता तो फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की जा सकती थी। स्क्वायर लेने के बाद अब हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के तहत a प्लस बी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट a प्लस बी, और a माइनस बी मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस बी डॉट a माइनस बी। आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लाई करें, a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के दरमियान डॉट आ जाएगा, a डॉट a। फिर a को b के साथ डॉट मल्टीप्लाई किया जाएगा तो a डॉट b आएगा। फिर b की बारी आ गई, b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे b डॉट a। फिर b को b से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो b डॉट b आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यही प्रोसेस हम राइट हैंड साइड में करते हैं। पहले मैंने a को a के साथ डॉट मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया a डॉट a। फिर a को b के साथ तो माइनस a डॉट b। अब b की बारी आ गई, b को a के साथ तो माइनस b डॉट a। फिर b को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया प्लस b डॉट b। ठीक है, ये वाला जो स्टेप था दैट वाज अ वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट हमारे सामने होगा। वो सिंप्लीफिकेशन क्या है कि अब फिर दोबारा हम इसी का इस्तेमाल करते हैं कि a डॉट a किसके बराबर होता है? a मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। a डॉट a, पहले हम इधर से इधर गए थे, अब इधर से इधर आ रहे हैं, इज इक्वल टू, फिर दोबारा इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने ये भी प्रूफ किया था कि a डॉट b और b डॉट a आपस में बराबर होते हैं। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। तो लिहाजा जहाँ जहाँ पे आपको b डॉट नज़र आए, जहाँ जहाँ पे b डॉट नज़र आए वहाँ वहाँ पे आप a डॉट b लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाय दिस प्रॉपर्टी a डॉट a किसके बराबर आ गया? a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a डॉट b
इसकी जगह पे भी आ गया ए डॉट बी, प्लस इसकी जगह पे आ गया बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इज इक्वल टू इसकी जगह पे आ गया ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, ये बी डॉट ए को भी मैंने ए डॉट बी लिख दिया, प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। राइट राइट। उसके बाद दिस इज फर्दर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए डॉट बी और ए डॉट बी को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाता है 2 टाइम ऑफ ए डॉट बी। इसी तरह राइट हैंड साइड में आ गया ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। ठीक 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 ठीक। इन सब को चूक कर आप इधर ले आए, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो ये आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ये इधर आके क्या बनेगा, माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये इधर आके बना माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए डॉट बी। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ और सिर्फ जो राइट हैंड साइड में टर्म्स थी उनको मैंने उठाया और लेफ्ट हैंड साइड में ले गया। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ए मॉड का स्क्वायर बी मॉड का स्क्वायर बी मॉड का स्क्वायर से कैंसिल। मेरे पास बचा 2 इंटू ए डॉट बी 2 इंटू ए डॉट बी विच इज 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। डिवाइड कर दें 4 के साथ, डिवाइड बाई 4, तो मेरे पास आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। जब दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। दिस इंप्लाइज दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ये परपेंडिकुलर की नोटेशन है जी, परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो यही आपने प्रूफ करना था कि अगर a प्लस बी मैग्नीट्यूड और a माइनस बी मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो फिर a इज परपेंडिकुलर टू b। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं 1 2 एंड 3। कहता है साबित करें दे फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। जब उसने ये कह दिया कि ये साबित करें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो हमें 2 चीज़ें साबित करने की ज़रूरत है। नंबर 1 तो हमें ये मालूम है कि अगर 3 वेक्टर ट्रायंगल्स बना रहे होंगे तो 2 वेक्टर्स का सम तीसरे के बराबर होगा। ठीक है, यानी हमें ये साबित करना है, ये आपने पढ़ा होगा, अगर ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है तो सी वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होगा, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, हेड टू टेल रूल की मदद से। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। तो अगर 2 वेक्टरों का सम तीसरे वेक्टर के बराबर आ जाए तो वो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो पहले हमने साबित करना है कि ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। जब ये साबित कर देंगे कि ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, उसके बाद फिर अगला टारगेट है हम साबित करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए 2 वेक्टरों का परपेंडिकुलर होना बड़ा ज़रूरी है। तो बाद में फिर हम साबित कर देंगे कि इसके 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रही है। तो फर्स्ट हम क्या प्रूफ करेंगे, फर्स्ट वी शैल शो ए बी सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी फॉर्म ए ट्रायंगल। अच्छा, ऐसा ना कर लें कि इस ट्रायंगल का नाम बाद में रखूँगा, पहले मैं देख लूँ कि कौन कौन किन किन को जमा करने से तीसरा वेक्टर आता है। अब ये 3 आई चाहिए ना, तो इन दोनों को जमा करूँगा तो 3 आई आ जाएगा, इसको जमा करूँगा तो -2j, इसको जमा करूँगा तो +k। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली और तीसरी को जमा कर दें, एडिंग 1 एंड 3, पहली और तीसरी को जमा करें तो ये आ जाएगा a प्लस सी
इज़ इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस के में ऐड कर दिया मैंने c वेक्टर क्या है 2i प्लस j माइनस 4k। अब इनको जमा करेंगे तो ये तो काम उल्टा हो गया, ये b और c को ऐड करना था, एडिंग 2 and 3, एडिंग 2 and 3। तो 3 तो आपके पास आ गया 2i प्लस j माइनस 4k, ये आ गया आपके पास i b प्लस c, b की वैल्यू आ गई i माइनस 3j प्लस 5k प्लस 5k। तो i वाले को इकट्ठा कर लें, i प्लस 2i, उसके बाद j वालों को इकट्ठा कर लो, माइनस 3j प्लस j, और उसके बाद फिर k वालों को इकट्ठा कर लो, 5k माइनस 4k। तो और एक ये किसके बराबर आ गया, 3i के बराबर आ गया, 3 में से 1 गया बाकी रह गया 2j, 5 में से 4 गए बाकी रह गए k। तो ये देखिए ये किसके बराबर आ गया 3i माइनस 2j प्लस k, ये किसके बराबर है a के बराबर। यूजिंग 1 का इस्तेमाल करेंगे तो ये आ गया a के बराबर। तो आपने देखा कि b प्लस c दो वेक्टर्स को जब हम जमा करते हैं तो आंसर a के बराबर आ जाता है। तो अगर दो वेक्टरों का सम तीसरे के बराबर आ जाए तो वो फिर तीनों वेक्टर क्या करते हैं, मिलके राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, बिकॉज b प्लस c इज इक्वल टू a, therefore a b c form a ट्रायंगल। अभी सिर्फ ये साबित हुआ है कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ट्रायंगल। अच्छा, अब अगला हमारा टारगेट क्या है, हमने इसको प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम देखेंगे कि किसी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 के बराबर आता है या नहीं। नाउ वी प्रूव ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, right angle triangle. Take the dot product of a and c, then see what will happen। a और c की डॉट प्रोडक्ट लें ज़रा, a डॉट c इज इक्वल टू, a की वैल्यू है आपके पास 3i माइनस 2j प्लस के को डॉट मल्टीप्लाई कर दिया हमने किसके साथ, 2i प्लस j माइनस 4k के साथ। तो डॉट मल्टीप्लिकेशन का तरीका पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2, j वाला j के साथ मल्टीप्लाई होगा और k वाला k के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ गया 6 माइनस 2 माइनस 4, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बस साबित हुआ कि a और c आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। देयरफॉर a एंड c आर परपेंडिकुलर। तो दोनों कंडीशनें सेटिस्फाइड हो गई। किसी दो का सम जो है वो तीसरी के बराबर भी आ रहा है, और दूसरी ये बात है कि दो प्रोडक्ट का सम, दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट का सम जो है वो 0 के बराबर भी आ रहा है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि ये ट्रायंगल भी है और ये वाली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल भी है। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, पी क्यू आर। साबित करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो वही हरकत करेंगे हम। पहले हम 3 वेक्टर निकालेंगे। ये पॉइंट पी क्यू आर दिए गए हैं, तो पहले हमने पी क्यू वेक्टर निकाला। पी क्यू किसके बराबर होगा, क्यू में से पी को माइनस कर दें। ये क्यू के कोऑर्डिनेट में से पी को माइनस कर दिया, माइनस किया, ये आ गया 1 माइनस 4, 3 माइनस 1
-1 में से 2 निकाल दिया, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ गया -3 माइनस माइनस प्लस -3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3i + 4j - 3k। पी क्यू वेक्टर निकाल लिया मैंने। अब क्यू आर कैसे निकलेगा? क्यू आर बराबर होगा आर में से क्यू को निकालेंगे। ये आर के कोऑर्डिनेट लिख दिए -2 4 6, उसके बाद क्यू के कोऑर्डिनेट 1 3 -1, तो -2 में से 1 चला गया, 4 में से 3 चले गए, 6 में से -1 चला गया, तो वेक्टर आ गया मेरे पास -3i + 1 + 7j। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -3i + j + 7k। इसी तरह पी आर किसके बराबर होगा? r - p, तो r में से p को निकाल दिया, तो ये मेरे पास तीसरा वेक्टर आ गया -6 5 4, जिसको मैं लिख सकता हूँ -6i + 5j + 4k। अच्छा, अब मैंने साबित करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल साबित करने के 2 पार्ट हैं। पहले तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। अगर ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो फिर 2 वेक्टर का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो आइए अब हम, ये -3 है और ये -3, -6, हमें -6 ही चाहिए, तो हम ऐड करते हैं, एडिंग 1 और 2, 1 और 2 को ऐड किया। 1 क्या थी मेरे पास? पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू, पी क्यू की कीमत है मेरे पास -3i + 4j -3k के अंदर मैंने ऐड कर दिया क्यू आर की वैल्यू है -3i + j + 7k। सिंप्लीफाई किया, -3 और -3 मिलकर बन गया -6i -6i। 4j में से 3j के बाकी रह गए, 4j में से 4j, और ये किसके बराबर आ गया? 3j के बराबर। -3k में से 7k निकले तो बाकी रह गए +4k। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, -6i, यहाँ पे 5 आना चाहिए। लेट मी चेक कि मैंने मिस्टेक कहाँ पे की है। बस ऐड करते हुए यहाँ पे ये 4 और ये 1 टोटल ये 5 आना था, मैंने गलती से 3 लिख दिया। ये आ गया -6i + 5j + 4k, और ये किसके बराबर है? यूजिंग 3 का इस्तेमाल किया तो ये आ गया पी आर के बराबर, पी आर। तो पी क्यू प्लस क्यू आर, 2 वेक्टर का सम तीसरे के बराबर आ गया, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू आर क्या करते हैं? फॉर्म ए ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी एक हिस्सा हुआ है, अब हमने प्रूव करना है कि ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इन तीनों में से किसी 2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आनी चाहिए। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि पी क्यू की डॉट प्रोडक्ट ले ली पी आर के साथ, तो आंसर आया 26 ≠ 0। इसका मतलब है कि ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं हैं। फिर इसकी डॉट प्रोडक्ट ली इसके साथ, जवाब आया -8, डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों भी परपेंडिकुलर नहीं हैं। फिर इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ली तो आंसर आया 51, ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो ये ट्रायंगल तो फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन किसी 2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, इज नॉट राइट एंगल। ट्रायंगल तो है लेकिन ये राइट एंगल नहीं है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाय वेक्टर मेथड प्रूव दैट cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। और एक एग्जांपल नंबर 13 है, और बाय वेक्टर मेथड ये फंडामेंटल फार्मूला है, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो पहले इसका प्रूफ करने से पहले इसका प्रूफ समझना बड़ा ज़रूरी है, फिर आपके कंसेप्ट जो हैं ये क्लियर होंगे। ये जो एग्ज़ाम्पल है ये पेज नंबर दी गई है जी आपको, पेज नंबर 270 पर ये एग्ज़ाम्पल है, पेज नंबर 270। ठीक है, पेज नंबर 270 वाली एग्ज़ाम्पल पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद यानी पहले ये वाला फार्मूला, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे।
इसका तल्लक जो है, ये मैंने जो रफ में काम किया है, ये एक पॉइंट आपने समझना है, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ जाता है तो फिर इसका प्रूफ आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। ये देखें, जब हम 2 डायमेंशन में कोई पॉइंट लेते हैं पी एक्स वाई, उसको ओरिजिन के साथ मिला दें तो वो एक वेक्टर बन जाता है। वेक्टर का जो पहला लेक्चर है उसमें मैंने ये बताया था, जिसको हम एक्स आई प्लस वाई जे की शक्ल में भी लिख सकते हैं। जब आप ये कहते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस x है और ये वाला डिस्टेंस y है, ठीक है। तो फिर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इसमें x ओवर r किसके बराबर होगा? cos थीटा के बराबर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये लेंथ r है। उसके बाद y ओवर r ये किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? r cos ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू r साइन ऑफ थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज़ मैंने उठाकर यहाँ पे पुट कर दी। तो ये आ गया r cos ऑफ थीटा आई प्लस r साइन ऑफ थीटा जे। x की जगह पे r cos थीटा, y की जगह पे r साइन थीटा आ गया। फिर मैंने r मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दिया, ऊपर से r कॉमन लिया, नीचे r पर डिवाइड किया, ये r से कैंसिल हो गया। अब वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ये बराबर होता है यूनिट वेक्टर के। ये वो रिजल्ट है जिसका आपको मालूम होगा तो आपको ये प्रूफ बहुत ईजी लगेगा। अब चीज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, अगर यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर है और वो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो उसका फार्मूला क्या होगा? कॉस ऑफ थीटा के साथ आई लग जाएगा प्लस साइन ऑफ थीटा के साथ जे लग जाएगा। अगर कोई यूनिट वेक्टर फर्ज किया कि एंगल अल्फा बना रहा है, तो फिर वो किसके बराबर होगा? ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कॉस के साथ अब अल्फा लग जाएगा, फिर साइन के साथ अल्फा लग जाएगा, साथ जे आ जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, राइट। अब मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास, अब इसका प्रूफ करने जा रहा हूँ मैं एग्जाम्पल का सॉल्यूशन, एग्जाम्पल कर रहा हूँ पहले मैं, ठीक है। गौर से देखिएगा, फ़र्ज़ कर लिया कि ओ से लेकर ए तक मेरे पास ये एक वेक्टर है, वेक्टर है ए। ये मैंने यूनिट वेक्टर लिया है, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ तो कोई ना कोई एंगल बनाएगा ना। मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि वो एंगल है हमारा अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे लिख लें, लेट ओ से लेकर ए तक जो है ये मेरे पास एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर और एक्स एक्सिस का दरमियानी एंगल अल्फ़ा है, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है आई, ठीक। तो आई यूनिट वेक्टर और ए यूनिट वेक्टर का दरमियानी एंगल आ गया अल्फ़ा। अब ए यूनिट वेक्टर कितना एंगल बनाता है? अल्फ़ा। जिस तरह यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर कितना एंगल बना रहा था? थीटा। तो उसका आंसर आया था कॉस ऑफ थीटा आई प्लस साइन ऑफ थीटा जे। यहाँ पे ए यूनिट वेक्टर एंगल बना रहा है अल्फ़ा, तो देयरफॉर ए यूनिट वेक्टर किसके बराबर आएगा? कॉस ऑफ अल्फ़ा आई प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा जे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद दूसरा वेक्टर मैं लेता हूं। अब यहां पे ये मैंने ले लिया ओ से लेकर बी तक दूसरा वेक्टर, ओ से लेकर बी तक दूसरा वेक्टर, और ये भी फर्ज कर लिया कि यूनिट वेक्टर है बी। ये भी तो कोई ना कोई एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। तो मैं फर्ज कर लेता हूं कि ये एंगल बनाता है यहां से लेकर यहां तक बीटा एंगल बनाता है, ठीक है। तो फिर क्या लिखूंगा मैं यहां पे? ओ से लेकर बी तक एक दूसरा यूनिट वेक्टर लिया मैंने, और बी यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर का दरमियानी एंगल मैंने लिया बीटा। तो फिर बी यूनिट वेक्टर किसके बराबर आ गया? अब चूंकि ये एंगल बीटा बनाता है बी यूनिट वेक्टर, तो इस फार्मूले के तहत ये थीटा बना रहा था तो कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे आया। ये बीटा बना रहा है तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ बीटा आई प्लस साइन ऑफ बीटा जे। उसके बाद अब हमने देखना है कि ए और बी का दरमियानी एंगल क्या है। ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये पूरे का पूरा यह है, ये अल्फा के बराबर है और ये बीटा के बराबर है। तो फिर ए और बी का दरमियानी एंगल कितना आया? ये वाला, ठीक है। टोटल ये बड़ा एंगल यहां से लेकर यहां तक अल्फा, ये बीटा। फर्ज किया कि ये 70 है और ये 20 है, तो बाकी कितना रह जाएगा? 70 माइनस 20 50 रह जाएगा ना। तो ये देखें, ये अल्फा जो है यहां से लेकर यहां तक ये बड़ा है और ये छोटा है,
तो अल्फा में से बीटा निकाल दिया तो पीछे कितना रह गया, अल्फा माइनस बीटा। और ये वाला जो एंगल है ये ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर के दरमियान बना। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। तो ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर का दरमियानी एंगल किसके बराबर आ गया, अल्फा माइनस बीटा। जब हम लिखते हैं ना ए कॉमा बी वेक्टर, तो इसका मतलब होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो एंगल बिटवीन ए यूनिट वेक्टर एंड बी यूनिट वेक्टर ये किसके बराबर आ गया, अल्फा माइनस बीटा। अब हमें फॉर्मूला मालूम है कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, यूजिंग ए डॉट बी बराबर होता है पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास ए बी की बजाय क्या है, ए यूनिट वेक्टर है मेरे पास और बी यूनिट वेक्टर है मेरे पास। तो फॉर्मूला बनेगा ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और इनका दरमियानी एंगल क्या है, अल्फा माइनस बीटा। तो ये आ गया कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब अगला स्टेप मुझे क्या करना है, मुझे तो इनका निकालना है डॉट प्रोडक्ट, ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या हैं, कॉस ऑफ अल्फा आई प्लस साइन ऑफ अल्फा जे की डॉट प्रोडक्ट मैंने ले ली किसके साथ, बी यूनिट वेक्टर के साथ, जो है कॉस ऑफ बीटा आई प्लस साइन ऑफ बीटा जे इज इक्वल टू, इसको रेज कर दें जरा, ठीक है जी, इज इक्वल टू किसके बराबर आया, इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा भाई, ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर, बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर। तो यहां पे आ गया 1 इंटू, यहां पे आ गया 1 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक 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 ठीक। अब डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका क्या है, पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फा साइन बीटा आएगा विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। यही तो आपने प्रूफ करना था कि कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू cos of alpha cos of beta plus sin of alpha sin of beta is the required formula, it is the required proof। ठीक है जी, आइए अब हम इसका ये तो एग्जाम्पल मैंने की है ना, अब क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं जिसमें cos अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अब जो है ये एग्जाम्पल का रोल खत्म हो चुका है, फिनिश, खत्म, खल्लास। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसके प्रूफ के लिए भी इसका रोल बड़ा अहम है। ये रिजल्ट आपने अगर अच्छे तरीके से याद कर लिया है तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। मैंने फ़र्ज कर लिया कि ओ से लेकर ए तक मेरे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम रख दिया मैंने ए यूनिट वेक्टर, और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा। ओ ए इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब है कि ए और आई का दरमियानी एंगल होगा अल्फा। तो ए यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, जिस तरह ये आर यूनिट वेक्टर थीटा एंगल बना रहा था तो जवाब आया कॉस ऑफ थीटा आई प्लस साइन ऑफ थीटा जे। ये अल्फा एंगल बना रहा है तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा आई प्लस साइन ऑफ अल्फा जे। ओ बी इज इक्वल टू, ये मैंने दूसरा वेक्टर सपोज कर लिया बी यूनिट वेक्टर, और मैंने फ़र्ज कर लिया कि ये जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली थी, ये मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है। जब क्लॉकवाइज लेते हैं तो एंगल नेगेटिव हो जाता है ना, तो ये आ जाएगा माइनस बीटा। ठीक है, तो बी यूनिट वेक्टर और आई का दरमियानी एंगल किसके बराबर आ गया, माइनस बीटा। तो बीटा बी यूनिट वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा फिर, बी इज इक्वल टू
अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर आर थीटा एंगल बनाता था तो आंसर आया कॉस ऑफ थीटा आई प्लस साइन ऑफ थीटा जे, और अगर ये एंगल माइनस बीटा बनाएगा तो जवाब आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस बीटा आई प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा जे। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था कि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है, जबकि साइन का जो माइनस है ये बाहर निकल आता है, माइनस साइन ऑफ थीटा। So therefore B unit vector will be equal to, B unit vector is equal to cos of beta I minus sin of beta j। अब A यूनिट वेक्टर और B यूनिट वेक्टर का दरमियानी एंगल क्या होगा? A यूनिट वेक्टर और B यूनिट वेक्टर का दरमियानी एंगल किसके बराबर होगा? अब देखें, ये नेगेटिव साइन आया है सिर्फ क्लॉकवाइज की वजह से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल अल्फ़ा है और ये बीटा है। अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि ये दरमियान में एक्स एक्सिस है, मसलन फ़र्ज़ कर लिया कि ये एंगल है हमारे पास 45 डिग्री और ये एंगल है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक -30 डिग्री, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि दरमियान में ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इनका दरमियानी एंगल कितना बनेगा? दोनों के सम के बराबर आएगा ना, ठीक है ना, दोनों के सम के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला एंगल फिर किसके बराबर आ जाएगा? अल्फ़ा, पहले जो आपने किया ना वहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा था ना, तो अल्फ़ा माइनस, अब माइनस बीटा लगाएंगे ना तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इनका दरमियानी टोटल एंगल पता कितना बनेगा? ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। नेगेटिव साइन सिर्फ क्लॉकवाइज की वजह से है, लेकिन टोटल एंगल जो है ना, ये जब इसका टोटल मैग्नीट्यूड लेंगे ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो किसके बराबर आएगा? 35 जमा 30 75 आएगा, ठीक है ना। ये नहीं होगा कि 35 जमा -30 इज इक्वल टू 15 डिग्री। इज इट पॉसिबल कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 डिग्री का है और इनका दरमियानी एंगल कम हो जाए? दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 30 है, इसका मैग्नीट्यूड 45 है, टोटल कितना बना? 75, दोनों का सम, ठीक है। इसका एंगल अल्फ़ा है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे बीटा, तो इनका टोटल एंगल कितना बना यहाँ से लेकर यहाँ तक? ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। बस यही एक पॉइंट था इसके अंदर। अब हमारा फार्मूला क्या था? हमारा फार्मूला था कि कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये फार्मूला लिख लेते हैं ज़रा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ये वाला फार्मूला हम ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं। अब ये देखें, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे आना था ए डॉट बी, सॉरी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। तो अब ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या आएगा? पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ, अब थीटा की बजाय क्या है यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। अब ए यूनिट वेक्टर आपके पास मौजूद, कैलकुलेट करके रखा हुआ है आपने शुरू में ही, कॉस ऑफ अल्फा आई प्लस साइन ऑफ अल्फा जे डॉट बी यूनिट वेक्टर है कॉस ऑफ बीटा आई प्लस साइन ऑफ बीटा जे इज इक्वल टू, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? 1, तो इसकी जगह पे आ गया 1, इसकी जगह पे आ गया 1, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये जो फार्मूला मैंने यूज़ किया है ना, बिकॉज ए यूनिट वेक्टर 1 के बराबर होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। तो डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका क्या है? पहला आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। यही तो आपने प्रूफ करना था कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? 9 और 10 आई, यहाँ पे तो माइनस आना था,
हाँ जी, माइनस आना था, तो माइनस आएगा। कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। राइट राइट। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है, बी मैग्नीट्यूड को हमने प्रूव करना है इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ ए प्लस ए मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ सी। ठीक है, अगर आप इसको चाहें ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ ए प्लस ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ सी। क्योंकि जब हमने डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि मैग्नीट्यूड को चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दो तरीके हैं। अगर आप वेक्टर की निशानी नहीं डालते तो वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ। कंसिडर ए ट्रायंगल ए बी सी। वो तो उसने कहा है कि अपनी ट्रायंगल ए बी सी ही लें। मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि ए के सामने वाला जो वेक्टर है ना, इसका नाम है वेक्टर ए, यानी बी से लेकर सी तक ये ए के बराबर है। बी के जो सामने वाला वेक्टर है उसका नाम रख दिया मैंने बी, और सी के सामने वाला जो वेक्टर है उसका नाम रख दिया मैंने सी। ठीक है, लेट इन ट्रायंगल ए बी सी, जो आपने फ़र्ज़ किया है वो यहाँ पे लिख दें। इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी वैक्टर किसके बराबर आ गया? ए वेक्टर के बराबर आ गया। जबकि ए सी वैक्टर किसके बराबर आ गया? ए से लेकर सी से लेकर ए तक वेक्टर सी ए इज इक्वल टू बी, और ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये तीन वेक्टर मैंने सपोज कर लिए हैं। अच्छा, अब ये देखें, जब आप यहां से सफ़र शुरू करते हैं, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, तो दोबारा आप उसी मुकाम पर पहुंच गए। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम फिगर वेक्टर ए, या आप ऐसे लिख लें पहले, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू नल वेक्टर के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू नल वेक्टर। बी सी किसके बराबर है? बी सी इज इक्वल टू ए वेक्टर के बराबर है, ए वेक्टर, और ये बी के बराबर है, और ये सी के बराबर, इज इक्वल टू नल वेक्टर। इसकी टेक्निक ये है कि आपको बी साइड पे चाहिए ना, तो आप बी को एक तरफ रखें, बाकियों को एक तरफ रखें। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, ए प्लस सी, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा? नल वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए प्लस सी किसके बराबर आया फिर? ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर के बराबर आ गया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ए चाहिए होगा तो फिर ए को उधर ले जाएंगे, अगर सी चाहिए होगा तो सी को उधर ले जाएंगे। अब आप ऐसा करें कि इसका नाम रख देते हैं जी नंबर 1, क्योंकि जो अगले प्रूफ करने हैं उसमें भी ये काम आएगा। आप ऐसा करें कि दोनों तरफ बी के साथ, जिसको आप उधर लेके गए हैं उसके साथ ही डॉट मल्टीप्लाई कर दें। डॉट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय बी वेक्टर के साथ दोनों तरफ डॉट मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखें, ए प्लस सी को राइट हैंड साइड से मैंने डॉट मल्टीप्लाई कर दिया बी के साथ, इज इक्वल टू माइनस बी डॉट बी। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब अप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ए, नए पेज पे चलते हैं हम, दिस इज फर्दर इक्वल टू, जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ये डॉट मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, ए डॉट बी प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू किसके बराबर आया? माइनस बी डॉट बी किसके बराबर होता है? बी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। यूजिंग
ये रिजल्ट जो आपने पढ़ा हुआ है कि ए डॉट ए किसके बराबर होता है, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो उसके तहत फिर बी डॉट बी किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उसके बाद अब फार्मूला क्या है ए डॉट बी का, ये फार्मूला होता है पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है, ए और बी का दरमियानी एंगल। अब ये वेक्टर ए है और ये बी है, इनका दरमियानी एंगल हमने देखना है क्या होगा। ये देखें ज़रा, ये वेक्टर ए आगे बढ़ता हुआ जा रहा है ना ऐसे करके, इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर, ये वेक्टर ए इधर जा रहा है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो ए और बी का दरमियानी एंगल ये वाला बनता है, ठीक है। अब ये वाला एंगल क्या है आपका, ये वाला एंगल है सी, क्योंकि जो एंगल यहाँ पे बन रहा है सी के ऊपर वो एंगल सी होगा, ए के ऊपर एंगल ए, बी के ऊपर एंगल बी। अब आपको ये मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा एंगल है ये किसके बराबर होता है, 180। 180 में से इतना निकाल दिया सी, तो पीछे कितना रह गया, ये वाला 180 डिग्री माइनस सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का दरमियानी एंगल होगा cos ऑफ 180 डिग्री माइनस सी। इसका तुक्का मेथड क्या है, ट्रिक क्या है याद रखने का, ए बी है ना, क्या चीज गायब है, ए बी सी की गेम हो रही है ना, ए और बी में क्या चीज गायब है, सी, तो cos ऑफ 180 डिग्री माइनस सी आ जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा फिर, सी का मैग्नीट्यूड, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड। अब बी और सी में से क्या चीज गायब है, ए गायब है, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 180 डिग्री माइनस ए। ये तुक्का मेथड है याद रखने का। अगर आप इसको कंसेप्ट इसका देखना चाहते हैं तो आइए देखते हैं कि सी और बी का दरमियानी एंगल क्या है। ये सी इधर आ रहा है, ये सी की डायरेक्शन, और ये बी ऊपर जा रहा है, ये बी की डायरेक्शन आ गई, तो ये इनका दरमियानी एंगल आ गया। अब ये वाला एंगल किसके बराबर है, ए के ऊपर जो एंगल बनेगा वो ए है, तो यहां से लेकर यहां तक पूरा बनेगा 180, तो 180 में से ए निकाल दिया तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है। तो मैंने यहां पे 180 डिग्री माइनस ए ही लिखा है। उसके बाद फिर ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, बट cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा जानते हो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा के बराबर। तो ये वैल्यू जब आप यहां पे लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा फिर, माइनस ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ सी, बड़ा सी ये एंगल है, उसके बाद ये भी माइनस हो जाएगा ना, सी मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब यहां से आपने इन दोनों में से क्या चीज कॉमन नजर आ रही है आपको, बी मैग्नीट्यूड और साथ साथ माइनस भी कॉमन नजर आ रहा है। तो टेकिंग माइनस बी मैग्नीट्यूड कॉमन, माइनस बी मैग्नीट्यूड को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया ए मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ सी, प्लस माइनस तो बाहर चला गया ना, तो सी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये देखो प्यारे बच्चों, प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, माइनस माइनस से कट गया तो बी मैग्नीट्यूड से कट गया, ये पावर 2 है तो इधर कितनी रह जाएगी ए, तो दिस इंप्लाइज दैट ए मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ सी प्लस सी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ ए। ये सी थोड़ा बड़ा करके लिखे ना ताकि पता चले ये एंगल है, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड रह गया। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी मैग्नीट्यूड को सिंपल ऐसे बी ऐसे, ठीक है, इसको सिंपल ए लिख सकते हैं कॉस ऑफ सी, इसको सिंपल सी लिख सकते हैं, ये बड़ा सी लिखें ज़रा, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस सी कॉस ऑफ ए, राइट। तो यही आपने प्रूफ करना था। आइए अब हम सेकंड प्रूफ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट देखें, c इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ बी प्लस बी कॉस ऑफ ए। अब चूंकि देखें हमें यहाँ पे क्या चाहिए c,
तो इसलिए 1 में से क्या करेंगे, सी को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू नल वेक्टर माइनस सी। नल वेक्टर में सी को माइनस करेंगे तो जवाब वही वेक्टर आ जाएगा माइनस सी। अब माइनस सी के साथ क्या करेंगे, जो वेक्टर आया है सी है, जो भी लेके जाएंगे ना उस तरफ, उसी के साथ डॉट मल्टीप्लाई करेंगे। डॉट मल्टीप्लाई बाई ए, डॉट मल्टीप्लाई बाई सी के साथ डॉट मल्टीप्लाई कर दें, लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से। वैसे तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए अगर इधर राइट साइड पे सी लिखा है तो इधर भी राइट साइड पे सी लिख देंगे। उसके बाद इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू माइनस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्योंकि ए डॉट ए किसके बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं हम, ए डॉट ए बराबर होता है ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो सी डॉट सी किसके बराबर होगा, सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते हैं, ये किसके बराबर होता है, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड सी। ए और सी में से क्या चीज़ गायब है, बी, तो यहां पे आ जाएगा कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस बी। अगर आप इसको टेक्निकली चेक करना चाहें ए और सी, तो ये देखें सी इधर नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये डायरेक्शन इसकी नीचे की तरफ, ये सी नीचे की तरफ आ रहा है, ये सी और ये ए, तो ये एक्चुअली एंगल बनता है ए और सी के दरमियान। अब ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल है हमारे पास बी, ठीक। और टोटल यहां से लेकर यहां तक ये वाला एंगल कितना बनता है, 180 में से बी निकाल देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस बी। तो आसान तरीन फार्मूला तुक्का क्या है कि जो चीज़ गायब है वो आ जाएगी कॉस 180 डिग्री माइनस बी। अब बी और सी में क्या आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, क्या गायब है, बी और सी में से ए गायब है, तो कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस ए आ जाएगा। तो वैसे भी अगर आप बी और सी का दरमियानी एंगल देखना चाहें, ये बी है और ये सी, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था पिछले में कि वो कॉस 180 डिग्री माइनस ए के बराबर होता है। ये आ गया माइनस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उसके बाद कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉस ऑफ थीटा के बराबर। तो ये वाला जब फार्मूला लगाएंगे तो इट विल बिकम माइनस ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ बी, ये भी आ जाएगा माइनस बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो माइनस सी मैग्नीट्यूड जो है ये आप कॉमन निकाल लें, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ बी, उसके बाद सी मैग्नीट्यूड बाहर चला गया, बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये माइनस सी के साथ सी मैग्नीट्यूड के साथ कट गया, ये स्क्वायर है, पावर 1 रह जाएगी। तो दिस इंप्लाइज दैट ए मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ बी प्लस बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल सी इज इक्वल टू सिंपल ए सिंपल बी इंटू कॉस ऑफ ए। तो यही तो आपने प्रूफ करना था, ये था सेकंड पार्ट। आइए अब हम कोसाइन लॉज को प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो थर्ड पार्ट है, एक्चुअली ये कोसाइन लॉ का प्रूफ है। जब आप इसको कॉस ऑफ बी को एक तरफ रखेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ca। ठीक है, ये कोसाइन लॉ है। इसका भी तरीकाकार वही है, हम ऐसे ही लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी को हमने ए के बराबर, सी ए को बी के बराबर, ए बी को सी के बराबर रखा, तो इन सब का सम 0 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में बी चाहिए, तो इसलिए बी को मैं एक तरफ रखूँगा, बाकी तमाम को चूक कर दूसरी तरफ ले जाऊँगा। तो ये आ जाएगा फिर ए प्लस सी इज़ इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, अगर यहाँ पे ए स्क्वायर होगा
तो फिर ए को उठा कर उधर लेके जाएंगे। अगर यहाँ पे सी स्क्वायर होगा तो सी को उठाकर उधर लेके जाएंगे, माइनस बी और ये नल वेक्टर, तो ए प्लस सी किसके बराबर आ गया, फिर ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी के बराबर आ गया। अब दोनों आपस में बराबर हैं, टेकिंग मॉड दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें। ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेकिन माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। तो इसलिए अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी किस्म का इतराज़ होना चाहिए। उसके बाद दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब ये स्क्वेयरिंग की ज़रूरत मुझे यहाँ पे क्यों आ गई, इसलिए कि जवाब में देखें मुझे बी स्क्वेयर चाहिए, ठीक है। तो जब मैं स्क्वेयर करूँगा तो ये मुझे यहाँ से बी स्क्वेयर मिलने वाला है। तो ये आ गया फिर ए प्लस सी का स्क्वेयर, ए प्लस सी का स्क्वेयर इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर। ठीक हो गया जी। अब इसको हम मज़ीद क्या लिख सकते हैं, इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं जिस तरह ए मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर किसके बराबर होता है, यूजिंग ए मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर बराबर होता है ए डॉट ए। ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे फिर क्या आ जाएगा, ए प्लस सी डॉट ए प्लस सी, ए प्लस सी डॉट ए प्लस सी इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर। अब इसको आम तरीके से मल्टीप्लाई करें, पहले ए से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए डॉट ए, फिर ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए डॉट सी। ये इस तरह का हरकत हम पहले भी कर चुके हैं। फिर सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे सी डॉट ए आ जाएगा, फिर सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी डॉट सी आ जाएगा, इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर आ गया राइट हैंड साइड में। अब फिर इसी फार्मूले का इस्तेमाल, पहले यहाँ से इधर गए थे, अब इधर से इधर आना है, यूजिंग ए डॉट ए किसके बराबर होता है, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर, राइट। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर प्लस ए डॉट सी प्लस सी डॉट ए को भी आप ए डॉट सी लिख दें, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, इसको भी लिख दिया ए डॉट सी प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर। यहाँ पे लिखते रीज़न, बिकॉज आपने क्या किया है, सी डॉट ए की जगह पे ए डॉट सी लिख दिया है, ठीक किया मैंने। अच्छा, यहाँ पे भी स्क्वेयर मिस हो गया था। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर प्लस, अब इसको लिख लें सी मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर, ए डॉट सी और ए डॉट सी दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम ऑफ ए डॉट सी आ जाएगा, प्लस 2 टाइम ऑफ ए डॉट सी इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर। अच्छा, अब ये फार्मूला तो आपने पढ़ा हुआ है ना कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये फिर किसके बराबर आएगा, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड। ए और सी का दरमियानी एंगल क्या होगा, ये ए है, ए और सी का दरमियानी एंगल, वेक्टर ये ए है, वेक्टर ए और सी, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा सही तरीके से, ये वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर आ गई और हाँ ये देखिए ये सी वेक्टर था, ये नज़र ही नहीं आ रहा था मुझे, ये सी वेक्टर, तो ये ए वेक्टर, ये इधर और ये इधर, तो इनका दरमियानी एंगल कितना है हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 180 डिग्री माइनस बी। तो इसका जो मैंने तुक्का मेथड बताया था वो क्या था कि जो चीज़ मिस हो, ए बी सी, ए और सी में क्या चीज़ मिस है, बी, तो सीधा सीधा आ जाएगा cos 180 डिग्री माइनस बी।
ठीक है। अगर आप कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो ये वेक्टर ए और ये सी, ए और सी का दरमियानी एंगल 180 डिग्री माइनस बी है, इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला है माइनस कॉस ऑफ थीटा के। अब ये वाला फार्मूला जब यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, तो ये आ गया ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर या बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बात एक ही होती है भाई साहब। तो ये आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को सिंपल हम ए स्क्वायर लिख देते हैं, सी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को सिंपल सी स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू ए सी कॉस ऑफ बी। यही तो आपने साबित करना था, विच इज़ दी रिक्वायर्ड रिजल्ट। आइए अब हम इसका चौथा पार्ट करते हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। अब चूंकि हमें सी स्क्वायर चाहिए तो सी को उठाकर उधर ले गए, सी प्लस नल वेक्टर माइनस सी के बराबर आ गया, दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड लिया, माइनस सी मैग्नीट्यूड प्लस सी मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, ये दोनों बराबर आ गए, दोनों का स्क्वायर लिया, ए प्लस बी मॉड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ये वाली जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर हो तो उसको आप ए डॉट ए लिख सकते हैं, तो इसको आप ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिख सकते हैं, ये एज इट इज़ आ गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से मल्टीप्लाई होगा, ए डॉट ए बी से मल्टीप्लाई होगा, ए डॉट बी ए से मल्टीप्लाई होगा, बी डॉट ए, फिर बी से मल्टीप्लाई होगा, बी डॉट बी, ये एज इट इज़ आ गया। अब ए डॉट ए किसके बराबर होता है? ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इस ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और बी डॉट ए की जगह पे हम ए डॉट बी पुट कर देंगे, तो ये बन गया ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये बन गया बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आ गया ए डॉट बी, ये भी आ गया ए डॉट बी, ये एज इट इज़ आ गया। फिर इन दोनों को ऐड किया, 2 टाइम ऑफ ए डॉट बी आ गया। अब इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड। अब ए और बी का दरमियानी एंगल क्या है? ए और बी में क्या चीज़ गायब है? सी, तो कॉस 180 डिग्री माइनस सी आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखना चाहें, ये ए है और ये बी है, तो ए और बी का दरमियानी एंगल हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, किसके बराबर है? 180 डिग्री माइनस सी के बराबर। तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा। इसकी जगह पे जब लगाएंगे तो ये प्लस जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर को सिंपल सी स्क्वायर, इसको सिंपल ए स्क्वायर, सिंपल बी स्क्वायर, सिंपल ए सिंपल बी लिखा जा सकता है, विच इज़ द रिक्वायर्ड फार्मूला नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 11, टाटा बाय बाय फिनिश। सॉरी भाई, यहाँ पे ये ए और बी आना था, ए एंड बी। एक्सरसाइज 14.2 चैप्टर नंबर 14 11th क्लास का मैथमेटिक्स, उसका क्वेश्चन नंबर 12 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पेपर में रेगुलर बेसिस पे आया करेंगे, ये वाला क्वेश्चन उनमें से एक है। इसको गौर से आपने समझना है तो आपको ये समझ आएगा। इसमें सिर्फ एक पॉइंट है काफ़ी ख़तरनाक किस्म का, अगर वो आपको समझ आ जाता है तो पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। हमने प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन और इक्वल टू ए मॉड प्लस बी मॉड है, लेकिन ए मॉड माइनस बी मॉड से बड़ा है। यहाँ पे उसने एक और चीज़ की है, एक और काम किया है कि इसके ऊपर बी मॉड लगा दिया है, क्योंकि हो सकता है कि ए छोटा हो बी नेगेटिव हो, तो इसलिए चूँकि ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही हैं तो उसने पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ की है, यहाँ पे मॉड भी लगा दिया है। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम ये शो करेंगे, फर्स्ट वी शैल शो, ये वाला रिजल्ट पहले हम साबित करेंगे। फर्स्ट वी शैल शो we shall show that a plus b magnitude is less than or equal to a magnitude plus b magnitude। अच्छा, यहाँ पे एक मैं चीज़ आपको समझाता चलूँ। जब आप ये कहते हैं ना x लेस देन y, तो जो चीज़ ये देखें, ये मुंह में जा रही होती है ना, वो बड़ी होती है, क्योंकि ये देखें मगरमच्छ मुंह जब खोलता है ना अपना, तो उसकी ये शक्ल बनती है ऐसे करके, ठीक है।
तो मगरमच्छ का मुंह बड़ा होता है, तो मगरमच्छ के मुंह की तरफ जो रकम होगी वो बड़ी होगी, उसकी ऑपोजिट जो है वो छोटी होगी। ये याद रखने का एक तुक्का मेथड है, ठीक, ट्रिक कह लें आप, तुक्का मेथड कह लें, जो भी आप इसको कहना चाहें। अब मुझे a प्लस बी मैग्नीट्यूड इससे लेस दैन और इक्वल साबित करना है। अब खाली मेरे पास a प्लस बी मैग्नीट्यूड की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हाल बता, अगर मेरे पास a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो ना, तो उसको मैं a डॉट a लिख सकता हूँ। तो इसलिए इसको प्रूफ करने के लिए मैं कंसीडर करूँगा, कंसीडर a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट a प्लस बी। इस तरह की सिचुएशन का सामना आपको इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी करना पड़ा है, और यहाँ पे भी आपको इस तरह का सामना करना पड़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे आम तरीके के साथ। पहले a को पकड़ेंगे, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में डॉट है तो दोनों के दरमियान डॉट आ जाएगा, a डॉट a। फिर a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a डॉट b। फिर b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा b डॉट a। फिर b को b से मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर विल बी b डॉट b। काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे पहले हमने किए हैं जिसमें हमें ये स्टेप करना पड़ा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक रूल हम यूज़ करने जा रहे हैं। वो रूल क्या है कि a डॉट a जो होता है, a डॉट a इज़ इक्वल टू बराबर होगा a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है। ये b डॉट a है ना, तो b डॉट a को हम लिख सकते हैं a डॉट b। डॉट प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज़, ये किसके बराबर आ गया फिर? दिस इज़ फर्दर इक्वल टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a डॉट b प्लस इसकी जगह पे भी क्या आ गया, a डॉट b आ गया, प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को ज़रा पहले लिख लें, b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ a डॉट b। अब a डॉट b का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि a डॉट b किसके बराबर होता है। ये प्रॉपर्टीज़ जब हमने की थी स्केलर प्रोडक्ट की, तो वहाँ पे हमने प्रूव किया था कि a डॉट b होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो फिर ये जो हमारे पास a डॉट b है, इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा लगाएंगे। तो ये मेरे पास आ गया फिर लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस की वैल्यू जो है वो तो आपको पता है कि वेरी करती है। कॉस थीटा जो है इसकी वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 होती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है। तो 0 और 1 के दरमियान कॉस की वैल्यू जो है वो लाई करेगी यहाँ पे, क्योंकि ये मॉडुलस ले रहे हैं हम, तो नेगेटिव वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे, वरना कॉस की वैल्यू माइनस थीटा भी माइनस भी होती है, -1/2 वगैरह वगैरह। अब चूँकि कॉस थीटा जो है, बट कॉस थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। तो फिर जब इसके अंदर पुट करेंगे कॉस थीटा की जगह पे, तो इक्वल का जो निशान है वो ख़त्म होकर तो लेस देन इक्वल का निशान आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट a प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज़ लेस देन आर इक्वल टू, कॉस थीटा को ख़त्म कर दिया, उसकी जगह पे लेस देन इक्वल आ गया, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ
ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, राइट। अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा कंसंट्रेट कर लेते हैं। ये देखें, हमारे पास था ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। लेस देन और इक्वल क्यों आया? केस नंबर 1 हम लेते हैं। केस नंबर 1, अगर तो कॉस थीटा जो है ये 1 के बराबर आ जाता है तो फिर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये किसके बराबर था? ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो फिर ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर होगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। थोड़ा सा मैं इसको रेस कर दूं ज़रा। अच्छा, ये देखिए कॉस थीटा जब मैंने 1 लिया तो ये फिर आ गया ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए मॉड का स्क्वायर बी मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए मॉड बी मॉड। ठीक है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इफ़ कॉस थीटा 1/2 भी हो सकता है, 0.87 भी हो सकता है, ठीक है ना, यानी 1 से कोई भी छोटी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि कॉस थीटा लेस दैन और इक्वल टू 1 है। तो कोई एक एग्जांपल ले देते हैं लेस दैन 1। मसलन अगर कॉस थीटा 1/2 हो जाता है तो फिर ये क्या बनेगा? ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस थीटा की जगह पे आ गया a/2 ए मॉड बी मॉड। ये 2 के साथ कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए मॉड बी मॉड। अब जाहिर है ये क्या है? ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मॉड बी मॉड। ये डबल है तो यहाँ पे 1 है, तो फिर कौन सी चीज़ बड़ी हुई? ये वाली बड़ी हुई। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो इधर वाली रकम छोटी हो जाएगी, इधर वाली ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर कॉस थीटा लेस देन 1 होगा तो इधर वाली रकम छोटी हो जाएगी, इधर वाली बड़ी हो जाएगी। अगर कॉस थीटा 1 के बराबर होगा तो फिर इधर वाली रकम के बराबर रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड होल का स्क्वायर, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज़? आपका आंसर होगा नो, नेवर, नॉट एट ऑल। इक्वालिटी के बाद जो है ना ये लेफ्ट हैंड साइड साथ साथ लिखनी बड़ी ज़रूरी होती है। अगर यहाँ पे मैं ये नहीं ना लिखूँगा तो इसका मतलब है कि ये चीज़ इससे लेस देन है, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए जब इनक्वालिटी आ जाए तो इनक्वालिटी के बाद हर रकम के साथ आपने लेफ्ट हैंड साइड ज़रूर लिखनी है। यहाँ पे देखें ना, ये इसके बराबर था, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखी, यहाँ पे नहीं लिखी, यहाँ पे नहीं लिखी, ये चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे ये ना लिखता तो इसका मतलब क्या होना था कि ये चीज़ इससे लेस है, हालांकि ये इसके लेस नहीं है, इसके इक्वल है, राइट। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू ए मॉड प्लस बी मॉड। लो भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का रिजल्ट आ गया। इतना रिजल्ट आपने साबित कर दिया, हाफ ऑफ द क्वेश्चन हैज़ बिन डन, यानी इतना रिजल्ट आपने प्रूव कर दिया कि ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। यानी अब हमारे पास ये लेसन्स आ चुका है कि अगर दो वेक्टर ऐड हो रहे हों तो उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेस देन और इक्वल टू पहले वाले का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड। अब ये वाला रिजल्ट हम आगे फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये चीज़ तो मैंने साबित कर दी, लेकिन अब मुझे ये साबित करना बाकी है कि ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड इससे छोटा है। तो आइए अब हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। नाउ कंसिडर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, आप ऐसा करें कि इसके अंदर बी वेक्टर ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस बी ऐड भी कर दिया, माइनस ऐड भी कर दिया। अब एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो इस रूल के तहत यूजिंग वन
इसके ऊपर अलहदा मॉड लगाया जा सकता है, इसके ऊपर अलहदा मॉड लगाया जा सकता है। दिस इंप्लाइज दैट अ पॉइंट इज टू बी नोटेड जेंटलमैन, ए मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ये क्या किया है आपने? यूजिंग वन रिजल्ट को इस्तेमाल किया है, क्योंकि अब हमें लाइसेंस मिल चुका है कि अगर दो वेक्टर ऐड हो रहे हों तो उनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? लेस देन इक्वल टू पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड। तो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो ये क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड। अब माइनस बी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? बट माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू प्लस बी के बराबर होगा, प्लस बी मैग्नीट्यूड। ठीक, अब ये वैल्यू जब आप ऊपर रखेंगे इसमें तो ये क्या बन जाएगी फिर? दिस इंप्लाइज दैट ए मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। अब इसको चूक कर आप इधर ले आएं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? ए मॉड माइनस बी मॉड चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट ए मॉड माइनस बी मॉड इज लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। अब देखें, अगर तो ए मॉड जो है बड़ा है बी मॉड से, तो फिर ए मॉड माइनस बी मॉड का जवाब पॉजिटिव आएगा, ठीक है, लेकिन होगा इससे छोटा ही। और अगर ए मॉड लेस देन आ जाता है बी मॉड के, ठीक है, इफ़ ये कंडीशन बनती है तो फिर ए मॉड माइनस बी मॉड नेगेटिव होगा। तो अब चूंकि इधर भी मॉड है तो हम चाहते हैं कि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हों, उसने क्वेश्चन में भी लिया हुआ है। तो अगर इधर मैं मॉड लगा दूंगा तो उससे इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होल का मैग्नीट्यूड इज़ लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 2 है, दिस इज नंबर 2। अब हमने 1 और 2 को कंबाइन करना है, कंबाइनिंग 2 and 1, कंबाइनिंग 2 and 1। रेड के साथ लिख लें ताकि आपको पता चले, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप हो रहा है ये। कंबाइनिंग 2 and 1, कंबाइनिंग 2 and 1। तो पहले 2 लिखो। 2 क्या है? 2 है जी ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड होल का मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू किसके बराबर है? ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड के। और ए प्लस बी मैग्नीट्यूड किसके लेस है? ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। तो ये था वेरी 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 वी की पावर 100 टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने कोशिश की है कि आपके कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। इसमें ये वाला जो पॉइंट मैंने समझाया था, ठीक है, उसको आपने गौर से देखना है, जो मैंने रफ अमल में किया था। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है वर्क डन मालूम करना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्क डन क्या होता है। फ़र्ज़ किया कि मैंने एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की और बॉडी ए से डिस्प्लेस होकर बी पर चला गया, यानी यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका नाम रख दिया मैंने डी। तो फिर फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की जो डॉट प्रोडक्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्क डन। ये चीज़ बड़ी डिटेल में आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, तो ये मैंने लिख भी दिया। लेट ए फोर्स एफ इज़ अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। फ़र्ज़ कर लिया कि ए से लेकर बी तक डी के बराबर है, तो देन वर्क डन एज किसके बराबर होगा? एफ इंटू डी। अब जिस तरह ए डॉट बी किसके बराबर होता है? ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसी तरह फिर ये किसके बराबर होगा? एफ का मैग्नीट्यूड डी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। ये देखिए, अगर आप एफ को आप ऐसे करके आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये थीटा एंगल आ गया इनके दरमियान। दिस इज़ एंगल थीटा,
डी इसको ऊपर करके लिख लें। तो थीटा क्या है, ए और बी का दरमियानी एंगल, जिसको आप यूँ भी लिख सकते हैं एफ डी कॉस ऑफ थीटा। आगे फिर डिफरेंट केस है कि अगर थीटा जो है ये 90 डिग्री के बराबर होगा तो वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन कॉस 90 0 के बराबर होता है तो वर्क डन 0 के बराबर आ जाएगा। अगर थीटा जो है ये 0 के बराबर होगा तो वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। एफ डी इज़ इक्वल टू कॉस 0 1 के बराबर, दोनों की मैग्नीट्यूड के बराबर। तो अगर थीटा 180 डिग्री के बराबर होगा तो वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा, कॉस 180 माइनस के बराबर होता है, तो इस सूरत में वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एफ इंटू डी। तो आइए अब हम क्वेश्चंस करते हैं जो कि वर्क डन के साथ रिलेटेड हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 13 को हल करने की कोशिश करते हैं। लो जी, फिर डिसाइड तो ये हो गया कि वर्क डन किसके बराबर हुआ करेगा, फोर्स की डॉट प्रोडक्ट ले लिया करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब स्टेटमेंट देखें, फाइंड द वर्क डन इफ़ द पॉइंट एट विच कांस्टेंट फोर्स एफ इज़ अप्लाइड। ये कोई फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स एफ, उसको अप्लाई किया गया। कहाँ पे अप्लाई किया गया, एक पॉइंट के ऊपर, और वो पॉइंट है P1 जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2 -3 एंड 1। ये पॉइंट यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ पे आ गया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं 7 5 3। तो आपने क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब D किसके बराबर होगा, D बराबर होगा P1 से लेकर P2 दिस डिस्टेंस। P1 से P2 डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दी डिस्प्लेसमेंट। अब P2 क्या है आपके पास 7 5 और 3, और P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू है 2 -3 एंड 1। तो इसको माइनस किया, 7 में से 2 गए, 5 में से -3 गए और 3 में से 1 गए। यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे 3 -1 ब्रैकेट क्लोज। तो 7 में से 2 गए, बाकी रह गए 5, माइनस माइनस प्लस, 3 में से 1 गए, बाकी रह गए 2, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 5i + 8j + 2k। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकल आया। अब वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपके पास है 2i + 5j, 2i + 5j + 3k की डॉट प्रोडक्ट D के साथ। D क्या है आपके पास 5i 8j, 5i जमा 8j जमा 2k। राइट। अब डॉट प्रोडक्ट का तरीका i वाला i के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 5 प्लस j वाला j के साथ 5 × 8 प्लस k वाला k के साथ 3 × 2, 10 जमा 40 जमा ज़ोरदार छक्का, तो ये आ गया जी 65 यूनिट। ये है जी वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 14, दो फोर्सेस हैं जो कि एक ही पॉइंट पर अमल कर रही हैं। ये F1, ये F2, ये दो फोर्सेस हैं, एक ही पॉइंट पर अमल कर रही हैं। इन दोनों को जमा करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी F, और बॉडी डिस्प्लेस होता है A से B तक। तो बताएं वर्क डन किसके बराबर होगा। तो ये दो फोर्सेस हैं, कंकरेंट हैं, तो टोटल फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, F1 + F2 के बराबर आ जाएगी। F1 और F2 को जमा किया तो ये आ गया 4i + 8j - 4k। अब D किसके बराबर होगा, D हमारा बराबर है A से B तक। D इज़ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B, जो कि किसके बराबर होगा, B - A के बराबर। तो B के कोऑर्डिनेट में से A के कोऑर्डिनेट माइनस कर दिए, 5 में से 2 गए, 4 में से 1 गया, 4 में से 3, तो रह गए 3 3 1, जिसको आप 3i + 3j + k भी लिख सकते हैं। वर्क डन का फार्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी। तो ये मेरे पास आ गया F, ये आ गया D, और डॉट मल्टीप्लिकेशन का तरीका i वाला i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ। तो 36 में से 4 गए, बाकी रह गए 32 यूनिट। पहले यहाँ पे 3 फोर्सेस थी, 2 फोर्सेस थी, अब 3 फोर्सेस हैं। ये देखें, ये एक फोर्स है F1, ये एक फोर्स है F2,
ये एक तीसरी फोर्स है F3, ठीक है। तीन फोर्सेस जो हैं ये एक पॉइंट पर अमल कर रही हैं, F3। ओहो, फिगर ज़रा अच्छी सी करके बना लेते हैं यार। ये आ गई जी F1 फोर्स, ये आ गई F2 फोर्स, और ये आ गई F3 फोर्स। तीनों फोर्सेस एक पॉइंट पर अमल कर रही हैं, और वो पॉइंट क्या है? A, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -5, -7, और ये बॉडी डिस्प्लेस करके B तक चला जाता है। B के कोऑर्डिनेट हैं 6, 2, -2। आपने वर्क डन बताना है। अब इन तीनों फोर्सेस का कोई ना कोई तो रिजल्टेंट होगा। फ़र्ज़ कर लिया कि वो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कैपिटल F है। टेढ़ी हो गई, सीधी कर लेते हैं। ये देखें, ये फोर्स F आ गई, और ये फोर्स F किसके बराबर होगी? तीनों फोर्सेस के सम की, क्योंकि फोर्सेस कंकोनेंट है ना, तो तीनों फोर्सेस को जमा करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। पहली फोर्स, दूसरी, तीसरी। ये आंसर आ गया। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आएगा? AB = B - A। B के कोऑर्डिनेट में से A के कोऑर्डिनेट माइनस कर दिए, जिसको आप 175 यानी I + 7J + 5K भी लिख सकते हैं। वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये टोटल फोर्स आ गई आपकी 12I + 5J + 11K, और ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट का तरीका पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, J वाला J के साथ, K वाला K के साथ। तो ये आ गया 90 × 12 102 यूनिट आ गया जी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6, एक ऐसी फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है, एक्टिंग पैरेलल टू, यानी इसके पैरेलल जो है वो अमल कर रही है। ये कोई फोर्स F है, ठीक है, इसके पैरेलल 6 यूनिट वाली फोर्स जो है वो अमल कर रही है, और क्या करती है? ये पॉइंट A को डिस्प्लेस कर देती है पॉइंट B तक। तो आपने बताना है वर्क डन किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे जो मसला है वो है अ फोर्स ऑफ 6 यूनिट, ये ठीक है ना, ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड 6 हो। तो हम ऐसी फोर्स तो निकाल सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो यूनिट वेक्टर की मदद से, ठीक है। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। ये F एक फोर्स है, इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। I वाले का स्क्वायर प्लस J वाले का स्क्वायर प्लस K वाले का स्क्वायर, 4 × 16, 9, एक √26 आ गया। F यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पर डिफाइन कर दिया। ये हमारे पास यूनिट फोर्स आ गई। लेकिन हमें चाहिए ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड 6 हो, तो इसलिए इसको क्या कर दिया? 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब फोर्स हमारे पास ये वाली है। अब डिस्प्लेसमेंट हमने निकालना है, तो DA किसके बराबर है? A हमारे पास है 2, -1 और 3, जबकि B किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 7, 3 और 2। डिस्प्लेसमेंट D विल बी इक्वल टू AB, B में से A को माइनस कर दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा 7, 3, 2 में से माइनस कर दिया, 2, -1 एंड 3 माइनस किया दोनों को। योर आंसर है 7 में से 2 निकाल दिया, 3 में से -1 निकाल दिया, 2 में से 3 निकाल दिया। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू 7 में से 2 गए, बाकी रह गए 5, 3 जमा माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, -1, ये मेरे पास D आ गया। तो D को मैं अगर चाहूँ तो वेक्टर की ये शक्ल है ना स्क्वायर ब्रैकेट में, तो IJ K की शक्ल में भी लिख सकता हूँ ऐसे करके ना, ऐसे। अब वर्क डन किसके बराबर आ गया? वर्क डन का फार्मूला है फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट है आपके पास 24/√26 I प्लस 18/√26 J माइनस 6/√26 K की डॉट मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? 5I जमा 4J माइनस K। अब डॉट मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है? पहला पहले के साथ ज़रब खाएगा, मल्टीप्लाई होगा। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 चौका 20 तो हासिल है 2, 5 दूनी 10, 10 से 2 12, 120 जमा
18 चौक 72 माइनस और माइनस प्लस हो गया ये 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26 तो एज इट इज़ ही आएगा, हर एक के नीचे आ रहा है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 26 इसके नीचे भी आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 26 इसके नीचे भी आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 26 इसके नीचे भी आ जाएगा। ये बन गया 192 और 6 198, 198 ऊपर आ गया, नीचे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 26 यूनिट। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 14.2 ख़त्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।